वेलकम टू माय चैनल द रियल पॉइंट्स। दोस्तों आज हम लोग देखने वाले हैं, मैथ देखेंगे जो चल रहा था 3200 क्वेश्चन प्लस सोल्यूशन, उसी से हम आगे कंटिन्यू करेंगे। और जो आज देखने वाले वो देखने वाले आरआरबी एनटीपीसी स्टेज 1 29/3/2016 को जो शिफ्ट नंबर फर्स्ट में पूछा गया क्वेश्चन था, आज उसको कंटिन्यू करेंगे। जिस बुक से क्वेश्चन सोल्यूशन हो रहा है वही यह बुक है। अगर यह बुक आप लोगों के पास नहीं है तो इसका लिंक दे देंगे डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से सिंपली कर लीजिएगा डाउनलोड। इसका कोई चार्ज नहीं लगता है। और जो आज मैथ बताने वाले हैं इतना आसानी से बताएंगे और इतना समझा कर बताने वाले हैं कि आपको कोई भी ऐसा गणित का क्वेश्चन नहीं होगा जो आपको समझ में नहीं आएगा। आप जब सोल्यूशन कीजिएगा तो आपको मतलब एक बार देख लेने के बाद वो सवाल कभी नहीं भूल पाइएगा। इसके लिए बने रहे मेरे साथ वीडियो के लास्ट तक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर, जो क्वेश्चन नंबर देखने वाला है 44 से देखने वाले हैं। अगर 43 तक नहीं देखे तो प्ले लिस्ट में वीडियो है, वहां से जाकर आप देख लीजिएगा। इसका लिंक भी दे देंगे हम डिस्क्रिप्शन में। तो क्वेश्चन नंबर जो 44 है वह क्या कह रहा है, बहुत ही आसान से समझेंगे और बनाएंगे, ठीक है। जो क्वेश्चन नंबर 44 है वह यह कह रहा है, एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया हुआ है 24√3, तो इसका परिमाप कुछ दिया हुआ है। देखिए समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वह क्या होता है, क्षेत्रफल क्या होता है, √3 भुजा स्क्वायर, √3/4 गुने भुजा स्क्वायर। तो भुजा स्क्वायर को हम अभी ले रहे हैं, भुजा को मान रहे हैं ए, तो इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो इसका जो क्षेत्रफल दिया हुआ है 24√3 दिया हुआ है, जो 24√3 दिया हुआ है। अब इसके बराबर में क्या है, सूत्र √3/4 गुने भुजा स्क्वायर, ठीक है। आप काट दीजिए √3 से √3, अब हो जाएगा ए स्क्वायर बराबर, अब यह तिरछी गुना हो जाएगा, तो 24 गुने 4 ही रहने दीजिए, ठीक है। इससे क्या होगा, वर्गमूल निकालने में आसानी होगा। अब 24 को क्या लिख सकते हैं, 6 गुने 4 लिख सकते हैं, हाँ आराम से लिख सकते हैं। और 1 4 तो पहले इससे है, ठीक है। अब यहाँ से स्क्वायर जब हटाइएगा तो इस साइड क्या जाएगा, रूट जाएगा, रूट के अंदर हो जाएगा 6 गुने 4 गुने 4, ठीक है। तो देखिए 4 गुने 4 है यानी 2 को 4 है, तो ए को 4 बाहर निकल जाएगा और रूट के अंदर क्या बच जाएगा, 2 में से ए को बाहर निकलेगा 4 और रूट के अंदर आ जाएगा 6, यानी 4√6 इसका भुजा आ गया, ठीक है। लेकिन इसका जो पूछ रहा है वह परिमाप पूछ रहा है, ठीक है। तो समबाहु त्रिभुज का परिमाप क्या होता है, परिमाप जो हुआ होता है 3 गुने भुजा होता है, ठीक है। तो 3 गुने भुजा, भुजा कितना है 4√6, यानी 12√6 जो इसका होगा आंसर होगा। ऑप्शन नंबर देख लीजिए कोड में है 12√6, यानी आंसर नंबर डी, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर जो 45 क्या कह रहा है, इसे नेक्स्ट है। जो क्वेश्चन नंबर 45 है वह क्या कह रहा है, यदि कोई व्यक्ति किसी पंक्ति में दोनों ओर से 14वें स्थान पर हो तो पंक्ति में कुल संख्या कितनी है। देखिए कोई एक पंक्ति है, मान लीजिए कोई यह पंक्ति है, इसमें बहुत सारे लोग खड़े हैं, कितना लोग है वही पूछ रहा है। बोला है कि एक आदमी है जो इधर से भी गिनने पर 14वें स्थान पे आता है और इधर इस साइड से भी गिनने पर 14वें स्थान पे होता है। एक बार बताइए, मान लीजिए कोई पंक्ति है उसमें एक आदमी खड़ा है, जब आप शुरू से गिन रहे हैं फिर भी वह 14वें स्थान पे आ रहा है, और लास्ट से गिन रहे हैं फिर भी वह 14वें स्थान पर आ रहा है। इसका मतलब है कि यह 2 बार काउंट हो रहा है। जब आप लास्ट से गिन रहे हैं फिर भी एक बार काउंट हो रहा है और शुरू से गिन रहे हैं फिर भी एक बार काउंट हो रहा है। इसका मतलब अगर शुरू से 14वें स्थान पे है और लास्ट से भी 14वें स्थान पे है तो यह 2 बार काउंट हो रहा है, इसलिए एक घटा देंगे, यानी 14 14 28 और घट गया 1 यानी 27। यानी इसको एक घटाए क्यों है पता है ना, देखिए यह शुरू से भी गिना रहा है 14वें स्थान पे और लास्ट से भी गिना रहा है 14वें स्थान पर, यह इसका जो काउंट है वह 2 बार हो जा रहा है। तो 2 बार काउंट करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, इसलिए शुरू से एक बार 14, लास्ट से एक बार 14, और यह 2 बार काउंट हो गया है 14, इसलिए एक बार घटाएंगे यानी 27 आंसर होगा। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर देख लीजिए, यानी इसका भी डी होगा। अब देखते हैं जो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है वह देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 क्या कह रहा है, जो 46 है बहुत ही आसानी तरीका से आपको लगेगा ही नहीं कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व हो गया, और आराम से सॉल्व हो जाएगा। एक 90 मीटर लंबी ट्रेन जो है 15 मीटर प्रति सेकेंड की चाल से 15 सेकेंड में एक पुल को पार कर देता है, तो पुल की लंबाई बताइए। देखिए जो ट्रेन का लंबाई होता है ना वही दूरी होता है, ठीक है। तो इसका डिस्टेंस कितना, जो ट्रेन की दूरी होगा वही डिस्टेंस हो जाएगा दूरी का भी। देखिए कोई पुल है, मान लीजिए उसको जब पार कर रहा है तो जितना दूरी होगा, मान लीजिए 100 मीटर का ट्रेन है, उतना दूरी तो कवर करेगा ना। तो जो 90 मीटर का ट्रेन है तो इसका डिस्टेंस होगा 90 मीटर,
और इसका स्पीड दिया हुआ है 15 मीटर प्रति सेकेंड और टाइम दिया हुआ है 15 सेकेंड। ठीक है, टाइम दिया हुआ 15 सेकेंड। अब पूछ रहा है कि एक जब पुल को पार करती है 15 सेकेंड में, एक पुल को पार करती है तो पुल की लंबाई क्या है। ठीक है, तो मान लीजिए पुल की लंबाई x है, पुल की लंबाई मान लीजिए x है। देखिए, अब देखिए ट्रेन का जो डिस्टेंस है वह 90 है, पुल का जो डिस्टेंस है x है, तो डिस्टेंस तो हमेशा जो दूरी होता है वो हमेशा जुड़ता है, तो d बराबर क्या हो जाएगा 90 प्लस x। अब देखिए एक बार जब यह क्वेश्चन कीजिएगा समय दूरी का तो टाइम और दूरी का, तो मतलब एक बात ध्यान रखिएगा यह यूनिट में होना चाहिए। अगर यह मीटर प्रति सेकेंड में है तो यह सेकेंड में ही होना चाहिए। अगर यह किलोमीटर प्रति घंटा में है तो टाइम घंटा में होना चाहिए, जब तक यूनिट और यह मीटर में होना चाहिए। ठीक है, यानी इसका यूनिट है मीटर प्रति सेकेंड, तो यह मीटर में है और टाइम सेकेंड में होना चाहिए। यूनिट सेम होना चाहिए। अगर यह किलोमीटर प्रति घंटा में होता तो यह किलोमीटर में होना चाहिए था, यह घंटा में होना चाहिए। ठीक है, तो अभी यूनिट सही है तो इसमें कोई छेड़खानी नहीं करेंगे। ठीक है, तो दूरी बराबर क्या होता है, दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुने समय होता है। तो चाल कितना है 15 मीटर प्रति सेकेंड और समय कितना है 15। ठीक है, तो कर दीजिए सैंपल, जब 15 गुने 15 कीजिएगा तो 225 आएगा। तो देखिए 90 प्लस x इक्वल टू 225 है, इसको ले जाके घटा दीजिए, 225 में से 90 को घटा दीजिए, यानी 135 जो मीटर है वह पुल की लंबाई है। पुल की लंबाई कितना है 135 मीटर है। तो ऑप्शन नंबर देख लीजिए कौन में है, 46 135 मीटर, ऑप्शन नंबर बी में है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 47 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 क्या कह रहा है, एक आदमी 4 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 3 घंटा चलता है और समान दूरी 16 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से दौड़कर आता है, तो दौड़ने में उसके लिया गया समय ज्ञात करें। कोई व्यक्ति है जो 4 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से, यानी 1 घंटा में 4 किलोमीटर वह दूरी तय करता है। ठीक है, वह 3 घंटा चलता है, तो टोटल दूरी निकाल दीजिए कितना हो गया, 12 किलोमीटर वह चल गया 3 घंटा में, 12 किलोमीटर ही चल गया। 1 घंटा में 4 किलोमीटर चलता है तो 3 घंटा में कितना चला गया, 12 किलोमीटर चला गया, यानी जो चला है वह चल गया 12 किलोमीटर दूरिया तय कर लिया 1 घंटा में। अब कहता है कि जब वह रिटर्न हुआ है तो उसका जो स्पीड था आने का वह कितना था 16 किलोमीटर प्रति घंटा। इधर से क्या है 4 किलोमीटर प्रति घंटा छोड़िए, अब छोड़ दीजिए उसको, पूरा दूरी ले लीजिए 12 किलोमीटर घंटा वह चल गया था। अब लौटने का जो स्पीड है वह है 16 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी 1 घंटा में वो 16 किलोमीटर चलेगा। ठीक है, अब एक बात यहाँ भी ध्यान दीजिएगा, जो इसका यूनिट होना चाहिए वह सेम होना चाहिए। स्पीड है किलोमीटर प्रति घंटा में, तो दूरी होना चाहिए किलोमीटर में, और घंटा जो समय होना चाहिए वो घंटा में होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से पूछ रहा है टाइम कितना लेगा, तो टाइम बराबर क्या होता है दूरी बटे समय, यानी 12/16 काट दिए 3/4, यानी 3/4 घंटा है। ठीक है, हम पहले गए थे जब दूरी किलोमीटर में है और जैसे स्पीड है किलोमीटर प्रति घंटा में है, तो इसका जो टाइम आएगा वो भी घंटा में आएगा। यूनिट देख लीजिए। अब जो ऑप्शन दिया हुआ है वह दिया हुआ है मिनट में, ऑप्शन दिया हुआ है मिनट में। ठीक है, तो यह जो टाइम आया है 3/4 घंटा, इसको मिनट में कन्वर्ट कर दिए। मिनट में कन्वर्ट करने के लिए क्या कीजिएगा, 1 घंटा में कितना मिनट होता है 60 मिनट होता है, 60 से कर दीजिए गुना, 15 चौका 60 और 15 45, यानी उसको आने में लग जाएगा कितना 45 मिनट का समय लग जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों क्वेश्चन नंबर आप देखने वाले हैं नेक्स्ट, यानी क्वेश्चन नंबर 48 क्या कह रहा है, बहुत ही आसान समझाएंगे, मतलब कोई ऐसा क्वेश्चन ही नहीं होगा जो आपको समझ में नहीं आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 48 को देख लेते हैं क्या कह रहा है। देखिए कह रहा है यदि एक संख्या के 2/3 का 1/4 100 है तो वह संख्या क्या। मान लीजिए वह संख्या कितना है x है। अब इसका बोल रहा है कि 2/3 यानी 2/3 के 1/4 बराबर है कितना का 100 के बराबर है। जो यह बराबर है 100 के, वह पूछ रहा है कि वह संख्या कितना है। तो आराम से कीजिए कैलकुलेशन और निकाल लीजिए। आप 2 से इसे कर दीजिए कैंसिल 50 में, और x बराबर हो जाएगा
50 गुने 12 यानी 600। जो वह संख्या था कितना था, 600 था। ऑप्शन नंबर देख लीजिए कौन में है, ऑप्शन नंबर बी में है। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 क्या कह रहा है, यदि साइन थीटा बराबर √3/2 हो तो tan थीटा का मान ज्ञात कीजिए। यानी साइन थीटा का जो मान दिया हुआ है वह दिया हुआ है √3/2 और पूछ दिया है tan थीटा का मान बताइए कि कितना होगा। अब देखिए यहाँ भी कुछ करना नहीं है, आप सभी जानते हैं कि जो साइन थीटा का मान होता है वो साइन थीटा बराबर किसका मान होता है, P/H होता है। P/H होता है, यानी P का मान √3 है और H के मान है जो 2 है। तो हम लोग को पहले निकाल लेते हैं B। तो B बराबर निकालने के लिए क्या फॉर्मूला होता है, रूट के अंदर H² मतलब 2 के स्क्वायर कीजिए तो 4 आ जाएगा, माइनस P²। √3 का स्क्वायर कीजिएगा तो 3 आएगा, यानी रूट के अंदर 1 आएगा और इसके बाहर भी निकालिएगा 1, क्योंकि एक का स्क्वायर भी एक होता है और एक का वर्गमूल भी होता है, वह एक ही होता है। तो हम लोग से जो पूछा हुआ है tan थीटा का मान पूछा हुआ है, तो tan थीटा बराबर क्या होता है, P/B। तो इसमें P खोज लीजिए, √3 है और B कितना आया है, 1 आया है, यानी √3 होगा जो tan थीटा का मान होगा। ऑप्शन नंबर देख लीजिए कौन है, ऑप्शन नंबर डी है। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर जो नेक्स्ट है, यानी क्वेश्चन नंबर 50। वह देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर जो 50 हुआ, यदि एक वस्तु को 3735 रुपए में बेचने पर एक दुकानदार को 10% की हानि होती है तो वह इसे कितने में बेचे कि उसे 10% का लाभ हो। यानी एक वस्तु है जिसको 3710 रुपया में बेचा जाता है, ठीक है। एक जो वस्तु है उसको कितना बेचा जाता है, 3710 रुपया में बेचा जाता है, 3735 रुपया में बेचा जाता है। जब यह बेचता है तो इसको क्या होता है, 10% का हानि होता है। मतलब यह विक्रय मूल्य दिया हुआ है और इसको 10% हानि वाला विक्रय मूल्य है। क्रय मूल्य इससे ज्यादा रहा होगा, 10% का लाभ मतलब घटा हो गया, इस पर हानि हो गया है। तो कह रहा है कि कितने में बेचे उसको जो लाभ हो जाए वह 10% का हानि हो जाए, लाभ हो जाए। एक बात बताइए, सबसे पहले बात, यह तो दिया हुआ है विक्रय मूल्य, तो हमें जाना है क्रय मूल्य पर, यानी पीछे जाना है। तो पहले निकालेंगे 100%, यानी क्रय मूल्य 100% क्रय मूल्य होता है। यह कितने परसेंट के बराबर था, 90% के। देखिए जो लाभ हानि होता है वह 100 में से नीचे घटाकर लिखते हैं, तो 100 में से जब 10 घटाइएगा तो 90 आएगा। यह हो गया। अब कह रहा है कितना में बेचे, यह आ गया क्रय मूल्य, ठीक है। अब यह आ गया क्रय मूल्य। अब कह रहा है कि कितना में बेच दे इसको कि 10% का लाभ हो जाए, यानी 110/100, ठीक है। अब इसे सैंपल से कर दीजिए हल, कुछ भी नहीं है। 100 से 100 गया, इसे काट दीजिए, 1 0 से 1 0, इसे 9 से काटिए, 415, 415 को कर दीजिए 11 से गुना, 4565, यानी 4565 में बेचेगा तो उसको क्या होगा, 10% का लाभ हो जाएगा। और यह दिया हुआ था 10% का हानि दिया हुआ था। ऑप्शन नंबर देख लीजिए कौन है, 4565, ऑप्शन नंबर जो डी में है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 51। वह क्या कह रहा है, 20 निरीक्षकों का अंकगणितीय माध्य 15.5 है। बाद में यह पाया गया कि एक निरीक्षक गलती से 24 के बजाय 42 पढ़ लिया था, तो सही माध्य क्या होगा। यानी मान लीजिए कोई 20 को बच्चा है, उसका माध्य दे दिया हुआ है कि 15.5 है। देखिए तो पहले कुल इसका योग निकाल लीजिए कि कितना इसका संख्या रहा होगा, कुल योग निकाल लीजिए। तो कुल योग निकालने के लिए क्या करते हैं, माध्य में जो n का मान होता है, जितने संख्या होता है उसे क्या कर लेते हैं, गुना कर लेते हैं। तो 20 वो मतलब निरीक्षक है और इसका जो माध्य दिया हुआ है 15.5 दिया हुआ है, गुना कर लीजिए, यानी 310। जो टोटल मान होगा वो 310 होगा। लेकिन यह कह रहा है कि हुआ क्या है, इसमें गलती कर लिया गया है। वह क्या कर लिया है, 24 के बजाय 42 पढ़ लिया गया था। यानी पढ़ना उसको 24 था लेकिन वह 42 पढ़ लिया था। तो कितना ज्यादा पढ़ लिया था, देखिए, यानी 18 ज्यादा पढ़ लिया था, 18 ज्यादा पढ़ लिया था ना। तो जो 18 होगा इसमें से कमेगा वो, तब तो ओरिजिनल माध्य निकलेगा। देखिए उस बच्चा का मान लीजिए कि नंबर था 24 को, पढ़ लिया था 42, यानी 42 को लिख लिया था। तो 18 को कितना हुआ था, 18 तो 20 ऊपर बढ़ गया था। इसको दो तरीका से बताएंगे, शॉर्टकट तरीका ही बताएंगे।
तो 310 में से क्या कीजिए 18 घटा लीजिए, 24 रहा होगा तब। और टोटल संख्या कितना है 20 हुआ है, भाग दे दीजिए, सिंपली से आ जाएगा, घटा दीजिए। दो सौ 92/20, इसे सॉल्व कर दीजिए। देखिए इसे एक और आसान तरीका से सॉल्व कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, इसको 292 को 292 ही रहने दीजिए, ठीक है। अब क्या कीजिए 20 को आप लिख सकते हैं 2 गुने 10, हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। देखिए इससे कितना आसान हो जाएगा, इसे काट दीजिए 146 मरतबे। अब देखिए यह जो आया है 146/10, अब नीचे से जब 10 हटाइएगा तो कितना हो जाएगा 14.6 आ जाएगा, ठीक है। जिसका ओरिजिनल माध्य कितना था 14.6 था, लेकिन 24 के जगह 42 लेने पर इसका माध्य आ गया था 15.5। इसका ऑप्शन नंबर देख लीजिए कौन है 14.6, यानी ऑप्शन नंबर जो इसका है सी राइट आंसर होगा, रियल माध्य होगा। और एक तरीका से इसको और भी आप निकाल सकते थे। देखिए जो 18 ज्यादा पढ़ लिया गया था, यानी 24 के जगह 42, ठीक है, ज्यादा पढ़ लिया था, तो 18 को वह 20 को पढ़ना बढ़ गया था। जो ये 18 है वह 20 को पर बढ़ गया था, ठीक है, 20 को पर बढ़ गया था, तो कितना बढ़ गया था वो आप निकाल सकते हैं यहाँ पे। तो 9 10 यानी 0.99 सब पर बढ़ गया था मार्क, 20 पर बढ़ा था। 18 ज्यादा पढ़ लिया था तो उसका जो मार्क निकाला था 20 बच्चे के निकाला था, तो 20 पर भाग गया था ना, तो एक बच्चा पर 0.9 ज्यादा बढ़ गया था। तो देखिए माध्य कितना था 15.5 था, 15.5 था, तो जितना ज्यादा बढ़ गया था उसको आराम से आप घटा लीजिए 14.6। यह शॉर्टकट मेथड है और यह प्रोसेस बाय है, आप जिस मेथड से चाहे बना सकते हैं। यानी 14.6 इससे भी आएगा और इससे भी, क्वेश्चन का आंसर एक ही आता है, आप चाहे किसी भी मेथड से बना लीजिए, ऑप्शन नंबर वही रहेगा सी। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। दोस्तों क्वेश्चन नंबर देख रहे हैं नेक्स्ट, यानी क्वेश्चन नंबर जो 52 है वह क्या कह रहा है, उस मूलधन का पता लगाए जो साधारण ब्याज की 8% वार्षिक दर से 9 महीनों में 1000 रुपये हो जाता है। यानी जो उसका मूलधन दिया हुआ है, ऑप्शन दे दिया हुआ है इतना इतना और इतना और इतना, और पूछ रहा है इसमें से कौन ऐसा मूलधन है जो 8% वार्षिक दर से 9 महीने में उसका जो मिश्रधन हो जाता है वह 1000 हो जाता है। तो यह 1000 होता है, यह मिश्रधन दिया हुआ है, यानी 1000 रुपये इसमें मूलधन भी है और ब्याज भी है। इसको प्रोसेस से कीजिएगा तो लंबा बनेगा, वैसे हम आपको दोनों तरीका से बताएंगे, और एक बहुत ही शॉर्ट मेथड बताते हैं आपको इस क्वेश्चन को बनाने के लिए, जिससे आप बहुत ही कम समय में इसको बना सकते हैं। वो कैसे देखिए, देखिए इसका जो टाइम दिया हुआ है वह दिया हुआ है 3/, यानी 9 महीना, ठीक है, और जो रेट दिया हुआ है वह दिया हुआ है 8%, ठीक है। ध्यान दीजिएगा साधारण ब्याज हम लोग कैसे निकालते हैं, देखिए एक बात देखिए, साधारण ब्याज हम लोग निकालते हैं कैसे, मूलधन गुने, यानी जो मूलधन आता है मूलधन गुने दर गुने समय का परसेंट, यानी परसेंट को ही हटाकर आप बटे में 100 लिखते हैं, यानी मूलधन का रेट गुने टाइम जो परसेंट होता है वही साधारण ब्याज होता है। यानी आप जब साधारण ब्याज यहाँ से सिंपली निकाल सकते हैं, साधारण ब्याज इक्वल टू रेट गुने टाइम परसेंट, ठीक है। एक बात और यहाँ पे ध्यान दीजिए, जब भी साधारण ब्याज निकलता है या चक्रवृद्धि ब्याज, तो क्लियर आता है कि मतलब महीना में है और इस साल वार्षिक है कि 9 माही है कि 6 माही है कि तिमाही है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो महीना दिया हुआ है, जो समय दिया हुआ है वो महीना में दिया हुआ है, तो हम इसको क्या करेंगे, ये वार्षिक रेट दिया हुआ है, ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे साल में कन्वर्ट कर लेंगे, यानी एक साल में। देखिए 9 महीना है, इसको एक साल में बदलने के लिए हम क्या करते हैं, साल में बदलने के लिए 12 से भाग देंगे। क्यों 12 से भाग देंगे, क्योंकि एक साल में 12 महीना होता है। काट दीजिए 3 4, अब जो टाइम लेंगे हम 3/4 लेंगे, अब यह साल में आ चुका है, तो 3/4 गुने यानी समय गुने रेट 8%, ठीक है, इसे काट दीजिए, यानी जो 6% आएगा वही साधारण ब्याज आएगा। किसका 6%, मूलधन का 6%। अब देखिए ये ऑप्शन नंबर ए में, बी में, सी में, डी में दिया हुआ है मूलधन, और पूछ रहा है कि कौन ऐसा मूलधन है जिसका 6% ब्याज लेने पर, देखिए साधारण ब्याज हमने निकाले है 6%, साधारण ब्याज होता है रेट गुने टाइम का, मूलधन का रेट गुने टाइम परसेंट, ठीक है। यहाँ पे आप देख लिया है, इसी परसेंट को आप हटा के यहाँ पे बटे में 100 लिख देते हैं, ठीक है। तो सिंपली से आप पूछ रहा है कि मूलधन कौन सा है,
ये बताइए, जो मूलधन होगा वह 6% जब निकालेंगे और इसमें ऐड करेंगे तो वह 1000 पुर जाना चाहिए। हाँ भाई, जो मिश्रधन दिया हुआ है वो 1000 दिया हुआ है, तो जो जिस मूलधन का ब्याज लेकर और मूलधन लेकर दोनों लेकर 1000 पुर जाएगा वही मूलधन होगा। तो सिंपली इसे ऑप्शन टारगेट करते हैं। देखिए इसे बहुत आसानी से सॉल्व कीजिए। वो कैसे, देखिए मान लीजिए यह 781 रुपया दिया हुआ है, इसका जब 6% निकालिएगा तो 100 के होता है 6%, 6 700 का हो जाएगा 42। मान लीजिए ये 800 है, तब भी तो 48 रुपया इसका ब्याज हो गया, 48 को हुआ। मान लीजिए एक एवरेज लेके चल रहे हैं, 48 को हो गया। अगर यह 800 है तो क्या 48 को और 781 को जोड़ते हैं तो 1000 पुरता है क्या? जोड़ लीजिए, या 800 850 पर ही रुक जाएगा। तो यह ऑप्शन नहीं होगा। हमको ब्याज और मूलधन लेके 1000 पुरना चाहिए, क्योंकि मिश्रधन दिया हुआ है वह 1000 दिया हुआ। अब इसे निकालिए। मान लीजिए यह 1000 है, यानी 981 है, इसका 6% कितना हो जाएगा? 9 6 54, 900 का 6% 54 को। अब मान लीजिए इसका 4 गो और हो जाएगा, तो 54 4 58 को, 58 को जोड़ेंगे तो ये 1000 से ज्यादा हो जाता है, क्योंकि 1000 में 19 से कमी है, तो यानी ऑप्शन नंबर बी भी नहीं होगा। अब ऑप्शन नंबर सी को देख लेते हैं। देखिए 900 का 6% 54 को हो गया। अब मान लीजिए इसे 50 गो रहेगा तो 3 गो होगा। एक एवरेज लेके चल रही है, अब एवरेज ही निकल जाने वाला कुछ है। तो 900 का 54 को हो गया, और यह 50 को से थोड़ा कम है, तो मान लीजिए 3 गो होगा, 3 रुपया से कुछ कम होगा, मतलब इसे 2 रुपया 60 पैसा आएगा। तो मान लीजिए 2 रुपया 60 पैसा होगा, इसका निकाल लीजिएगा। 943 का निकालिए, 4300 का निकालेगा 6%, तो 2 रुपया 60 पैसा आएगा, यानी 56 रुपया 60 पैसा जो इसका है वह निकल गया साधारण ब्याज। अब इसे मूलधन से ऐड कर दीजिए, क्या 1000 पुरता है? बिल्कुल 1000 पुर जाता है, यानी जो मूलधन हमारा था वह यही था। ऑप्शन नंबर आप डी को भी चेक कर सकते हैं। 8 7 48 और 3 51 हो जाता है, और 51 में जब 43 आप जोड़िएगा तो 1000 नहीं पुरता है, 49 को चाहिए भाई। ऑप्शन नंबर डी भी गलत है। हम जांचने का तरीका बताए, आप बहुत ही कम समय में आप इसको बना सकते हैं, और जब प्रोसेस से बनाइएगा तब बहुत लंबा जाने वाला हो। कैसे, देखिए जो 1000 दिया हुआ है वह दिया हुआ है मिश्रधन, इसमें ब्याज भी है और मूलधन भी है, ठीक है। तो मान लीजिए मूलधन है एक्स, तो ब्याज निकालिएगा जब, तो 1000 माइनस एक्स हम बताएंगे नहीं, बस थोड़ा प्रोसेस बता देते हैं। और साधारण ब्याज बराबर क्या होता है? मूलधन गुने दर गुने समय। मूलधन क्या मान है? एक्स मान है, दर कितना है? 8% है, टाइम कितना? 3/4 है, और बटे 100। जब इसे कैलकुलेशन कीजिएगा यह लंबा प्रोसेस होगा, इसका भी मान लिख लेगा 943 रुपया 40 पैसा। आप सॉल्व कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, यानी इसका ऑप्शन हो गया सी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर जो नेक्स्ट है वह है बिलियन है, यानी क्वेश्चन नंबर 53। बहुत ही इंटरेस्टेड क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट भी कह सकते हैं इसको। देखिए 5 लीटर चीनी के मिश्रण में 6% चीनी है, उसमें से 1 लीटर पानी भाप बन जाता है, तो शेष मिश्रण में चीनी का प्रतिशत क्या है? देखिए 5 लीटर का कोई बिलियन है, वह बिलियन चीनी और पानी का है, बिलियन 5 लीटर का है, ठीक है। इसमें कह रहा है कि 30% 6% चीनी है, यानी 5 लीटर में 6% चीनी है, तो 5% का 5 लीटर का 6% निकाल दीजिए, जो हमारा चीनी बाहर निकल जाएगा, ठीक है। 30/100 यानी 0.30 लीटर जो हमारा है वह क्या है? चीनी है। यह क्या है? चीनी है। अब बताइए 5 लीटर में जो पूरा बिलियन है 0.30 लीटर चीनी है, तो पानी कितना बचा? 4.70 लीटर। अब एक बात याद रखिए, आप लोग गांव में या घर में, आप लोग अपना ही घर में देखे होंगे कि जब चीनी का लड्डू बनता है तो ज्यादा पानी जब रख दिया जाता है तो चीनी नहीं उड़ता है, पानी सिर्फ उड़ता है, यानी वाष्प जो उड़ता है वह पानी होता है। मान लीजिए आप 1 किलो का चीनी का लड्डू बना रहे हैं और उसमें 5 लीटर पानी रख दिए हैं, तो आप क्या करते हैं? उसमें वाष्प देते जाते हैं, उसको हीट देते जाते हैं, हीट देते जाते हैं, और जो पानी उड़ जाता है, जब सैंपल लेवल में लगता है कि अब ठीक हो गया है पानी, तो आप क्या करते हैं? उसको उतार देते हैं। और क्या चीनी उड़ता तो आप लड्डू बनाते नहीं? चीनी जरा आंच लगाते तो चीनी भी गायब हो जाता। चीनी और नमक यह कभी नहीं उड़ता है,
इसमें जो पानी उपस्थित रहता है, जो पानी मिलाइए रहेगा, जितना देर तक गर्म कीजिएगा उसका पानी खत्म हो जाएगा और लास्ट में जो चीनी होगा या नमक का विलयन है उसमें नमक बच जाएगा। ठीक है, आप लोग जानते भी होंगे। ठीक है, तो अब बताइए इसमें से जो अब बचा है पानी वह कितना बचा है? 4.70 लीटर जो पानी इसमें बच गया है, यह क्या है? पानी है। अब कह रहा है 1 लीटर पानी वाष्प बनकर उड़ जाता है, यानी 1 लीटर को घटा दीजिए, 3.70 लीटर अब पानी बचा है। ठीक है, अब कह रहा है कि इसमें चीनी का परसेंट कितना है। अब एक बताइए, चीनी तो हम तो बाहर निकाल दिए हुए, तो पहले इसमें चीनी को क्या कर लेते हैं, मिला देते हैं, यानी 4 लीटर। अब जो विलयन हमारे पास बचा है वह 4 लीटर टोटल बचा है। अब बोला है कि चीनी का परसेंटेज निकालिए कि उसमें चीनी कितना है। तो देखिए लाभ का परसेंट निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं, लाभ बटे कुल गुने 100। तो इसे हम चीनी का निकाल रहे हैं, तो चीनी कितना है 0.3 लीटर, कुल कितना है 4, और परसेंट निकालने के लिए 100 से करेंगे मल्टीप्लाई, यानी आप इसे सॉल्व कर लीजिए। 25 7.5% इसमें अब क्या है, चीनी है। ठीक है, ऑप्शन नंबर देख लीजिए कौन में है, ऑप्शन नंबर बी में है। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। दोस्तों अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर जो 54 है वह यह कह रहा है ए और बी के वेतन का योग जो दिया हुआ है वह 25,000 रुपये दिया हुआ है। ठीक है, 54 का ए और बी का जो टोटल मतलब दोनों भाई जो कमाता है वो 25,000 रुपये कमाता है। ठीक है, अब देखते हैं आगे क्या कह रहा है। वह अपने वेतन का 75% खर्च कर लेते हैं और उनकी बचत का अनुपात 14:11 है। तो रुपये में उनका वेतन, यानी उनका पूछ रहा है कि अलग अलग वेतन उसका कितना है। देखिए यह जो दोनों भाई कमाता है उसका 75% खर्च करता है। ठीक है, तो बचाता कितना है, 25% में बचाएगा, तब 75% खर्चा कर लेगा तब बचेगा तो 25% है ना। अब देखिए इसका हम निकालेंगे 25%। ठीक है भाई, 25% क्यों निकालेंगे, 75% दिया हुआ है खर्चा, हम इसलिए निकालेंगे 25% क्योंकि इसका जो बचत दिया हुआ है वो उसका अनुपात दिया है। अगर खर्चा का अनुपात दिया होता तब हम निकालते हैं यहाँ पे 75%, लेकिन बचत का अनुपात दिया है इसलिए जो बचता है हम वही निकालेंगे। बचेगा कितना, 25% बच जाएगा। यानी 6225 रुपया ये दोनों भाई मिलकर बचाता है। अब जो इसका अनुपात दिया हुआ वह दिया हुआ है 14:11। देखिए अनुपात का मतलब होता है कोई ऐसा संख्या जो दोनों में कॉमन था उसे काट दिया गया है। तो मान लीजिए वह संख्या कितना है, 1 से, ऐसे गुना कर देंगे, इसमें भी 1 से गुना कर देंगे। अब यह जो दोनों भाई का जो बचत दिया हुआ है अनुपात है, तो हम लोग का बचा कितना है, 6250 रुपये बच गया है। अब इसे सॉल्व कर लीजिए, 25x बराबर 6250, इसे सॉल्व कीजिए, यानी x के मान आया कितना, 250 रुपया। ठीक है, अब इसका निकाल दीजिए बचत कितना हुआ, 14x है, तो 14 में x गुना कीजिए यानी 250 है, यानी 3500 रुपया। जो पहिल का बचाया है वह 3500 रुपया बचाया है, और दूसरा का अनुपात कितना है, 11:11, यानी 11 गुने 250 यानी 2750 रुपया। अब एक बार बताइए, दोनों भाई जो खर्चा किया था वो 75% किया था और बचाया था कितना, 25%। जब यह 25% बचाया है एक भाई तो उसका 3500 रुपया बच गया, और दूसरा का भाई 25% बचाया है उसका बच गया 2750 रुपया। यानी दोनों भाई का वेतन एक रंग नहीं है, दोनों का योग दिया हुआ है 25,000 रुपया, और दोनों का देखिए यह जो बराबर है वो 25% के बराबर है। क्यों, क्योंकि भाई बचाया तो 25% है भी, 25% है भी, तो इसका बच गया 3500 रुपया, इसका बच गया 2700 रुपया। यानी कह सकता है कि यह जो बराबर था 25% के बराबर था, किसका, एक पहले का निकाल दिया 3500 रुपया, यह 25% के बराबर था, 1% कितना के बराबर हो जाएगा, 3500 बटा 25। अब हम लोग निकाल देंगे 100%, तो क्या पूरा वेतन नहीं निकल जाएगा ऐसा, तो निकाल दीजिए 100%, यानी 4 से, यानी एक भाई जो था जिसका अनुपात था 14, जिसे ए हम लोग नाम दिए थे, उसका जो पूरा वेतन था कितना था, 14,000। अब दूसरा का निकाल देते हैं, बी का निकाल देते हैं,
उसका भी 25% बचा था। दोनों भाई तो 75% खर्चा कर लिया था ना, तो इसका जो 25% बचा है कितना, 2750 रुपया। 1% निकाल लीजिए, 2750 बटे 25। अब इसका निकाल दीजिए 100%, तो पूरा इसका वेतन निकल जाएगा, यानी 11,000। तो ए का पूरा वेतन था जो 14,000 और बी के पूरा वेतन था 11,000। तभी तो कहा था कि दोनों भाई मिलाकर टोटल वेतन कितना था, 25,000 रुपया। ऑप्शन देख लीजिए कौन में है, 14,000 और 11,000, ऑप्शन नंबर बी में। इस वीडियो में रहने देते हैं इतना ही, इससे आगे करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू। आई होप कि वीडियो आप लोग पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर ले, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। आपको हर एक क्वेश्चन समझ में आया होगा, और मेरा हर एक वीडियो में आपको हर एक क्वेश्चन समझ में आएगा। ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा जो आपको समझ में नहीं आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।